अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस खुर्शीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि ये जमात तब्दीली की अलमबरदार है, नौजवान पाकिस्तानियों की तर्जुमान है। इस जमात के मुल्क में तब्दीली का अमल शुरू कर दिया है। क्या तहरीक इंसाफ वाकई तब्दीली की उम्मीद है? क्या तहरीक इंसाफ पाकिस्तानी नौजवानों की उम्मीद है? क्या तहरीक इंसाफ निज़ाम को बदलने का वाहिद उम्मीद है? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से, जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान खान साहब। वालेकुम सलाम। इमरान खान साहब, आपने कहा मियाँ साहब, ओ मियाँ साहब जान दो साड़ी बारी आन दो। क्या बारी आना ज़रूरी है? क्या तब्दीली लाने के लिए इक़्तिदार में आना ज़रूरी है? क्या इक़्तिदार में आए बगैर तब्दीली नहीं लाई जा सकती? पारस, दुनिया में आपके सामने मिसालें हैं जिन मुल्कों में तब्दीलियाँ आई हैं। जी। कभी भी कोई इक़्तिदार के बाहर बैठ के किसी ने तब्दीली लेके आया है? और मैंने जब कहा ना कि मियाँ साहब जान दो, उसका मतलब ये है कि कितनी और बारियां लेनी है आपने। 5 दफ़ा पंजाब की हुकूमत कर बैठे हैं ये 25 सालों में, 2 दफ़ा वज़ारत उज़्मा 2/3 मेजॉरिटी, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी तीसरी दफ़ा ये इन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप है, बल्कि चौथी दफ़ा। क्या आप करेंगे? सब इक़्तिदार में बैठे हैं, तो ये तो आप कुछ नहीं कर सकते। इशू ये है कि क्या हम कामयाब होते हैं या नहीं, ये तो अभी देखने की बात है। लेकिन ये तो सब फेल हो चुके हैं। ठीक, इमरान खान साहब, क्योंकि सब इक़्तिदार में हैं। जी, आपने कहा ये सब फेल हो चुके हैं, ये सब इक़्तिदार में हैं। आप सियासी कल्चर को तब्दील करने की बात करते हैं, गुड, होना चाहिए। आप एक बॉल पे 2 विकेट्स लेने की बात करते हैं, वेरी गुड, तब्दीली भी आना चाहिए। आप जैसा चाहते हैं, अगर सब कुछ वैसा हो जाता है तो फिर स्टैब्लिशमेंट पर एक बड़ी ताकत आपके सामने होगी। आप उसको कैसे टैकल करेंगे? मियाँ साहब भी बड़े हैवी मैंडेट के साथ आए थे, लेकिन स्टैब्लिशमेंट के सामने वो भी हार गए, तो फिर आप? वो तो मियाँ साहब थे, अब आपने देखना है हमें। और मैंने कहा 1 विकेट पे दोनों विकेटें, ये दोनों अब 3 विकेटें गिरेंगी। अच्छा। क्योंकि मौलाना साहब भी साथ ही जाएंगे इनके, क्योंकि वो इकट्ठे हैं सब, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना साहब। बट मैं आपके सामने अभी मैं तुर्की से आया हूँ। तुर्की के अंदर 10 साल पहले हमारे से ज़्यादा बुरे हालात थे। सिर्फ आपको एक अंदाज़ा दूँ कि उनके $1 से 15 लाख लीरा कीमत थी। 15 लाख $1 की, यानी इतनी बड़ी उनका रुपया, उनका जो लीरा हमारा रुपया समझे, वो गिर चुका था। इतनी ज़्यादा महंगाई थी, ठीक है, करप्शन की इंतहा थी। ठीक। मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। और एक आदमी आया, और वहाँ भी फ़ौज, जो आप कहते हैं मियाँ साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने किया, वहाँ भी फ़ौज ने, बल्कि वहाँ फ़ौज ने एक वज़ीर आज़म को फांसी दिलवाई, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने कोई गलत काम किया था, इसलिए पारस उसको फांसी दिलवाई कि वो बहुत ज़्यादा मुसलमान था। तो उधर भी फ़ौज थी, उधर भी सब ये हालात है। हमारे सिचुएशन था, ईमानदार प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, अर्दोआन, उसने आके इनकलाब ले आया। आज दुनिया में चाइना के बाद सबसे तेज से तुर्की तरक्की कर रहा है। एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, सॉरी मैं आपको यहाँ पे आपकी बात को कट कर रही हूँ। आपकी पार्टी पर एक बड़ा इल्ज़ाम ये है कि पीटीआई जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की ही पार्टी। आपको याद होगा, आपके इल्म में होगा, चौधरी निसार अली खान का भी स्टेटमेंट था, और भी बहुत सारे लोगों ने इस पर अपनी राय दी। जिस दिन जनरल पाशा जो है रिटायर हुए, उन्होंने कहा आज पीटीआई यतीम हो गई। तो इल्ज़ाम तो है आपकी पार्टी पर कि आपकी पार्टी ही एस्टेब्लिशमेंट की है। पहले तो मैं सिर्फ तुर्की का फिनिश कर दूं कि 15 लाख लीरा का $1 था। अर्दोगान ने अब 1.5 लीरा का $1 है। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि एक ईमानदार प्राइम मिनिस्टर कितना बड़ा इनकलाब ला सकता है। ठीक है, आज 2nd हाईएस्ट ग्रोथ रेट है तुर्की की। तो इसलिए ये नहीं कि हमारे मुल्क के अगर हालात बुरे हैं ठीक नहीं हो सकते, ये लोग ठीक नहीं कर सकते। अब आपने इस्टेब्लिशमेंट की बात की, मुझे ये बताएं कि जनरल मुशर्रफ तो इस्टेब्लिशमेंट के हेड थे ना, वो तो ISI के भी हेड थे, आर्मी चीफ थे। उन्होंने जलसा किया था इस्लामाबाद में 12 मई को 2007। अभी यूट्यूब पे देख लें वो जलसा जी। मर के 35 लाख लोग भी नहीं आए थे, और वो सारे पाकिस्तान से लाए गए थे। आप अभी यूट्यूब पे हमारे जलसे देख लें, लाहौर के और इस्लामाबाद के, कराची के। इस्लामाबाद का देख लें, अभी कल एबटाबाद वाला देख, बिल्कुल देखा गया, आपको फ़र्क साफ जाहिर हो जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट कभी लोगों को ला नहीं सकती, और अगर लेके भी आए जुनून नहीं पैदा कर सकती। ये सिर्फ ऊपर से अल्लाह करता है, ये अल्लाह सुनामी लेके आता है।
اسٹیبلشمنٹ IGI بناتی ہے, ٹھیک ہے, جس کی چودھری نثار بات کر رہے ہیں, انہوں نے ان کو بنایا اسٹیبلشمنٹ میں تھا. کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ عوام کو نہیں لا سکتی. ٹھیک, آپ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ. تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. عمران خان صاحب, اس وقت ملک میں سیاسی فضا جو ہے وہ بہت گرم ہے اور خوب نعرے لگ رہے ہیں, وعدے کیے جا رہے ہیں, دعوے ہو رہے ہیں اور بہت بہت کیچڑ بھی اچھالی جا رہی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ اس کی شروعات آپ سے ہوئی جب آپ نے کہا کہ میں وکٹیں اڑا دوں گا, اس کے بعد دوسرے نے کہا کہ ہم سڑکوں پر گھسیٹیں گے. اب جنازوں میں کتنے آدمی تھے اس کی بات ہو رہی ہے کہ کس کے باپ کے جنازے میں کتنے لوگ تھے. یہ کون سی سیاست ہے, یہ ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کیا جلسوں میں, کیا جلوس میں, کیا ریلیوں میں دوسرے سیاستدانوں کے نام لے کر ان پر تنقید کرنا ضروری ہے؟ کیا اس کے بغیر آپ کی کوئی بات نہیں سنے گا؟ کیا آپ کی بات میں وزن پیدا نہیں ہوگا؟ دیکھیں, میں نے تو کبھی کسی کی ذاتیات کے اوپر, آج تک میری ساری تقریریں اٹھا لیں, کبھی کسی کی ذات کے اوپر بات نہیں کی. یعنی کہ کسی کی پرسنل لائف پہ نہیں کی. میری پرسنل لائف پہ سارے اٹیکس ہوئے ہیں, ابھی بھی کرتے ہیں, ابھی کریں گے بھی. میں نے ہمیشہ ایشوز کی بات کی ہے, اور سب سے بڑا ایشو پاکستان کا کرپشن ہے. میں جب ان کی کرپشن کی بات کرتا ہوں, یہ ذاتیات نہیں ہے, یہ پاکستان کو لوٹا جا رہا ہے, پاکستان تباہ ہو رہا ہے. تیسری دنیا صرف ایک وجہ سے ہے, کرپشن. اگر کرپشن ختم ہو جائے, آپ وہ ملک دیکھ لیں جو سب سے زیادہ کرپشن ہے وہ سب سے زیادہ غریب ہے. وہ ملک دیکھ لیں جدھر سب سے کم کرپشن ہے وہ سب سے امیر ہے. کرپشن نیشنل ایشو ہے آج پاکستان کا. میں ان کی ذات کی بات نہیں کرتا, میں سمپلی یہ کہتا ہوں کہ اقتدار کے بعد ان کی جو دولتیں بڑی ہیں, ان کی آپ سب کی دولتیں دیکھ, ان کی دولت دیکھ لیں, جائیدادیں دیکھ لیں, الیکشن اقتدار سے پہلے کیا تھے, بعد میں کیا تھے. یہ جس ملک کے حکمران کرپشن پہ لگ جائیں, اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اس لیے یہ ایشوز کی سیاست ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ آپ جلسوں میں آپ بات نہ, آپ اگر کرپٹ لوگوں کی بات نہیں کریں گے اور وہ کرپشن کرتے جائیں گے, آپ تنقید بھی نہیں کریں گے, وہ اور کرپشن کریں گے. ٹھیک, آپ نے کرپشن کی بات کی. ٹھیک, پہلے آپ نے یہ ایک بیان دیا کہ 90 دن کے اندر ہم کرپشن کو ختم کر دیں گے. پھر آپ نے بات کی کہ ہم 9 دن کے اندر آدھی کرپشن کو ختم کر دیں گے. یہ صرف آپ کا جوش خطابت ہے یا واقعی آپ کے پاس ایسا کوئی فارمولا ہے؟ اور عمران خان صاحب, اگر آپ کے پاس ایسا کوئی پروگرام ہے تو 9 دن میں آدھی کرپشن کیوں, 18 دن لے لیں, پوری کرپشن ہی ختم کر دیں.